Namaskar, everybody. Today we are going to discuss something about the 2019 amendment which has been made under the Protection of Human Rights Act 1993. आज मैं डिफेंस ऑफ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो 2019 में अमेंडमेंट किया गया है उस अमेंडमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस अमेंडमेंट को माय डिफेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट जो है वो 27 ऑफ जुलाई 2019 को मिली और इसका इन्फोर्समेंट हुआ 27 जुलाई 2019 को और 27 जुलाई 2019 को ही इसे भारत के असाधारण राजपत्र में पब्लिश कर दिया गया, मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट ऑफ इंडिया में। इस अमेंडमेंट में सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6, सेक्शन 21 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सम रेलेवेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। सो माय डिफेंस, पहले तो ये जो हमारा अमेंडमेंट है 2019 का, इसमें एनएचआरसी के कंटेक्स्ट में और एसएचआरसी, एनएचआरसी फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एसएचआरसी मीन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में कुछ संशोधन किए गए हैं। वह अन्य संसक्त भी हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बताना चाहूँगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल है। पहले प्रोविजन अमेंडमेंट की अगर हम पहले की बात करें तो पहले ये था कि जो एनएचआरसी का चेयरपर्सन है वो केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हैज बीन मीन रहा हो। इसे अमेंड कर दिया गया है। अमेंडमेंट के बाद की कंडीशन ये है, हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नाउ द सेम हैज बीन अमेंडेड, द सेम इज नाउ चीफ जस्टिस और जज। चीफ जस्टिस के बाद और जज शब्द इंसर्ट कर दिया गया है, मीन अब एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो हैज बीन है, रह चुका है, वो हो सकता है। इसके बाद माय डिफेंस, एनएचआरसी में 2 मेंबर्स हुआ करते थे जिन्हें मानव अधिकारों का और उसके व्यवहारिक अनुभव हो, मीन मानव अधिकारों का ज्ञान और उसमें व्यवहारिक अनुभव हो, उसके 2 मेंबर्स हुआ करते थे। इनकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है इस 2019 अमेंडमेंट में और उस तीसरे मेंबर को इन्होंने एज विमेन जोड़ा है, मीन कम से कम एक विमेन होगी। ऐसे कह सकते हैं कि एनएचआरसी में अब 2 की जगह 3 मेंबर्स हो गए हैं। टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग दोज पर्सन्स हु आर हैविंग द नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इन matters in relation to the human rights, at least one shall be a woman, मीन कम से कम एक महिला होगी। ये इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट किया है एनएचआरसी में कुछ डीम्ड टू बी मेंबर्स होते हैं। उन डीम्स टू बी मेंबर्स में अमेंडमेंट के पहले की स्थिति ये थी कि डीम्स टू बी मेंबर्स एनएचआरसी के समझे जाएंगे चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। अब इसमें से इन्होंने ये जो एक्सप्रेशन है द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, इसकी जगह पर कुछ सब्सटीट्यूशन किया है। वो क्या है वो समझिए। इसकी जगह पर इन्होंने द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के प्लेस पर इन्होंने ऐड किया द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये इंसर्ट कर दिए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि डीम टू बी मेंबर्स जो हैं एनएचआरसी के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड द चेयरपर्सन of the National Commission for Scheduled Tribe and the chairperson of National Commission for Scheduled Caste and the chairperson ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ये जो मैंने आपको बताए ये सभी जो हैं कमीशंस के चेयरपर्सन डीम टू बी मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी समझे जाएंगे। अब इसमें कुछ सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड अमेंडमेंट किए गए हैं। सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड अमेंडमेंट जो हैं वो एनएचआरसी के संबंध में पहले क्या था, पहले जो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3 है इसमें ये लिखा था माय डिफेंस की एक सेक्रेटरी जनरल होगा जो कि एनएचआरसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। उसके बाद उसमें लिखा है शैल एक्साइज सच पावर एंड डिस्चार्ज सच फंक्शंस ऑफ द कमीशन। ये जो लाइन लिखी हुई है इसके बाद आगे है एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शंस एंड the power to make regulations under section 14b as may be delegated to him by the commission or chairperson as the case may be। अब इसे अमेंड कर दिया है। अमेंड करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया है, क्या लाइन इन्होंने इंसर्ट की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मीन सेल एक्साइज से लेकर फंक्शंस और एज द केस में भी जो वर्ड्स हैं इनको इनकी जगह पर नए वर्ड्स लाए हैं। एक्सप्रेशन है वो क्या है, शेल सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन, exercise all administrative and financial powers,
एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शंस एंड द पावर टू मेक रेगुलेशन अंडर सेक्शन 14p। ये नया अमेंडमेंट है सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में। अब जो टर्म ऑफ ऑफिस है एनएचआरसी के अध्यक्ष का और प्लस उसके सदस्यों का, इसमें भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। पहले 5 साल या 70 साल था, 5 इयर्स और 70 इयर्स था, लेकिन अब इसे अमेंडमेंट करके 3 इयर्स और 70 इयर्स कर दिया गया है। पहले क्या था? पहले ये था इसमें, अ पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म फॉर 5 इयर्स from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 70 years whichever is earlier। ये अमेंड कर दिया, 5 की जगह 3 इयर्स कर दिया उन्होंने, और ये जोड़ दिया है शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब हम अमेंडेड कंडीशन में ये कह सकते हैं कि द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स एज अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 3 इयर्स और अप टू 70 इयर्स एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे, ये अमेंडमेंट इसमें कर दिया गया है। फर्दर माय डिफेंस, अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें अमेंडमेंट जो हमारा एसएचआरसी है, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, जो कि सेक्शन 21 से इस्टेब्लिश्ड है इंडिया में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल अभी 26 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस फंक्शन कर रहे हैं। रिमेनिंग स्टेट्स ने अभी तक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है। इसमें भी इन्होंने अमेंडमेंट क्या कर दिया है? अमेंडमेंट ये किया है सेक्शन 21 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में, वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। लेकिन पहले अमेंडमेंट से पहले की स्थिति समझ लीजिए। अमेंडमेंट से पहले की अगर हम स्थिति की बात करें तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21 की बात करें तो सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में ये लिखा हुआ था अमेंडमेंट से पहले, अ चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। किसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन वो हो सकता है जो कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। 2019 में से अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। अमेंडमेंट करके चीफ जस्टिस के बाद इन्होंने और करके अ जज टर्म इंसर्ट कर दिया है। मीन अमेंडेड कंडीशन ये है कि अ चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कौन होगा? हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। वो व्यक्ति एसएचआरसी का चेयरपर्सन हो सकता है। इसके टर्म ऑफ ऑफिस में भी अमेंडमेंट किया गया है। इसमें जो टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी हमने एनएचआरसी के बारे में डिस्कस किया माय डिफेंस की, पहले 5 इयर्स और 70 साल था। अब यहाँ पर भी सेक्शन 24 में जो टर्म ऑफ ऑफिस था पहले, वो भी 5 इयर्स था और 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, जो भी हो, इसे भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। अमेंडमेंट करने के बाद इसे भी 3 इयर्स और 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर कर दिया गया है। अब माय डिफेंस हम फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट फर्दर अमेंडमेंट्स, और वो भी सेम है, शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मीन एसएचआरसी का जो अध्यक्ष और उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 साल और 70 साल विच एवर इज अर्लियर जो शब्द है यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने इंसर्ट कर दिया है मीन शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो अब एसएचआरसी के अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो एसएचआरसी के जो चेयरपर्सन हैं और प्लस जो मेंबर्स हैं उनका भी जो कार्यकाल है वो क्या होगा? एज पर अमेंडमेंट के बाद की स्थिति क्या है? द चेयरपर्सन और मेंबर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 5 इयर्स और 70 इयर्स। ये तो पहले था विच एवर इज अर्लियर, बट द सेम हैज बीन अमेंडेड। अब इसमें ये कर दिया है 3 इयर्स और 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, जो शब्द है उसकी जगह उन्होंने ये कर दिया है शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब फर्दर माय डिफेंस अगर हम बात करें यहाँ पर कि फर्दर और इसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये किया है माय डिफेंस इन्होंने कि जो सेक्शन 21 है ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसमें उन्होंने सबसेक्शन 7 इंसर्ट कर दिया है। वो सबसेक्शन 7 क्या कहता है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर कन्फर अपॉन द स्टेट कमीशन द फंक्शन relating to human rights being discharged by the union territories other than the union territory of Delhi, other than otherwise then का मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर। तो धारा 12 जो इस एक्ट की है उसके अध्याधीन रहते हुए जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, धारा 12 में क्या दिया गया है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फंक्शन दिए गए हैं।
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के क्या फंक्शन होंगे? वही फंक्शन होंगे जो एनएचआरसी के धारा 12 में दिए गए हैं सेक्शन 12 में, बट एक फंक्शन अवेलेबल नहीं है एसएचआरसी को, वो है सेक्शन 12 का क्लॉज एफ। क्लॉज एफ ये कहता है स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स और ह्यूमन राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इसके बारे में सिर्फ पावर 12F के बारे में एनएचआरसी का फंक्शन है ये। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस को क्लॉज एफ सेक्शन 12 को छोड़कर बाकी के सभी वही फंक्शंस हैं जो एनएचआरसी को आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 21 में ये सबसेक्शन 7 नया इंसर्ट किया है। इसमें ये लिखा है कि सेक्शन 12 के अध्याधीन रहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश के द्वारा किसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को ह्यूमन राइट्स के जो फंक्शन है, जो कि कोई यूनियन टेरिटरी अगर फंक्शन को कर रहा है तो उस यूनियन टेरिटरी के फंक्शन रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स किसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर के द्वारा दे सकती है, लेकिन दिल्ली यूटी को छोड़कर, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसको छोड़कर उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद इन्होंने सेक्शन 21 में ही सबसेक्शन 8 इंसर्ट किया है। वो ये कहता है द फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी डेल्ट विद बाय द कमीशन। मीन द फंक्शन रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के जो फंक्शंस हैं शैल बी डेल्ट विद बाय द कमीशन, जो कि कमीशन के द्वारा डील किए जाएंगे। ये इसके मेन अमेंडमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए, जो कि ये अमेंडमेंट 2019 में किया गया और उसके अनुसार द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 हैज़ बीन अमेंडेड, और मैंने आपको बताया ये 27 जुलाई 2009 से इन्फोर्स हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, if you like this video, please subscribe it, like it, and forward your comment as feedback, and keep watching our YouTube channel. Thank you so much.